नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्य आरोपियों में से एक तहफ्फुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। राणा को लेकर एक भारतीय एजेंसी की टीम अमेरिका से रवाना हो चुकी है और वह गुरुवार यानी आज दोपहर तक भारत पहुंच सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत पहुंचते ही तहफ्फुर राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित NIA की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। NIA अदालत से राणा की कस्टडी मांगेगी ताकि उससे पूछताछ की जा सके। NIA के पास पहले से मौजूद सबूतों जैसे ईमेल, ट्रैवल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान के बारे में राणा को आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाएगी। उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा जा सकता है। आपको बता दें कि 2009 में FBI ने राणा को शिकागो से गिरफ्तार किया था। उस पर कोपेनहेगन में एक विफल आतंकी साजिश में शामिल होने का आरोप साबित हुआ और उसे 14 साल की सजा हुई। हालांकि अमेरिकी अदालत ने उसे 26/11 मामले में सीधे दोषी नहीं माना था। वहीं भारत ने लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की कोशिश की थी। राणा ने अमेरिका में कई अपीलें की, लेकिन आखिरकार 7 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी अर्जी खारिज कर दी और अब उसे भारत लाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहफ्फुर राणा के खिलाफ एडवोकेट नरेंद्र मान को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया है। नरेंद्र मान तहफ्फुर राणा और डेविड कॉलमैन हेडली के खिलाफ NIA की ओर से केस लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस नियुक्ति को लेकर गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी किया है। नरेंद्र मान की नियुक्ति नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए या इस मामले का मुकदमा पूरा होने तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। बता दें कि तहफ्फुर राणा को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया जा रहा है। इसके एक दिन पहले ही बुधवार को गृह मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को टोटीचोर कहे जाने पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। इस विवादित बयान के बाद यूपी समेत देश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला सभा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान महिला सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में जिला अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंची और समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा CM रेखा गुप्ता का पुतला भी फूंका गया। PTI के मुताबिक राजभवन के पास बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और पुलिस के साथ हाथापाई करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के 31 सदस्यों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। सचिवालय के चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर पाकेश शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज थाने में FIR दर्ज की गई। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस स्तर की राजनीति की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उस निजी चैनल की डिबेट्स में हिस्सा नहीं लेंगे जहां यह विवादित टिप्पणी की गई। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलेमा हिंद, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद समेत 15 लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष पिछले कानून का बचाव करने के लिए अदालतों में भाग रहा है, लेकिन ये भी देखिए कि कितने मुस्लिम ऐसे थे जो इस कानून के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। द इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम एक्सप्रेस अड्डा में चिराग पासवान ने वक्फ कानून और उस पर विपक्ष के विरोध को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम हो या आर्टिकल 370 को हटाना हो, हर बार विपक्ष ने विरोध किया लेकिन वे गलत साबित हुए और अब वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी विपक्ष का यही प्रोपेगेंडा है। लेकिन लोगों को समय के साथ समझ आ जाएगा कि वक्फ कानून सही है और उनकी भलाई के लिए है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल मीडिया पर कहा है कि चीन पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कोरियाई युद्ध के दौरान चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व नेता माओ त्से तुंग का एक पुराना वीडियो भी पोस्ट किया। इस वीडियो में माओ अमेरिका से कह रहे हैं कि चाहे यह युद्ध कितना भी लंबा क्यों ना चले, हम कभी झुकेंगे नहीं। वीडियो शेयर करते हुए माओ निंग ने लिखा कि हम चीनी हैं, हम उकसावे से नहीं डरते, हम पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को वजीराबाद बैराज पर कई बड़े नालों और यमुना नदी के विस्तार का निरीक्षण किया और अधिकारियों को रिवरफ्रंट परियोजना पर काम करने के निर्देश दिए।
LGV सक्सेना, जल मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के कई अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ थे। अपने इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने नदी की सफाई के चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को यमुना रिवर फ्रंट परियोजना पर काम करने के निर्देश दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ को बढ़ाकर 125% करने की घोषणा की है, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। वहीं दुनिया के बाकी देशों के लिए उन्होंने 90 दिन की रोक की मंजूरी दी और इस दौरान रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 10% कर दिया गया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ये जानकारी साझा करते हुए चीन पर दुनिया के बाजारों के लिए सम्मान नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि दुनिया के बाजारों के लिए चीन ने जिस तरह से सम्मान नहीं दिखाया है, उसके आधार पर मैं अमेरिका की ओर से चीन पर लगाए जाने वाले टैरिफ को बढ़ाकर 125% कर रहा हूं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होगा। उम्मीद है कि जल्द ही चीन ये समझेगा कि अमेरिका और दूसरे देशों को लगातार आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने के दिन अब नहीं रहे और ये स्वीकार्य भी नहीं है। आपको बता दें कि इस घोषणा से पहले अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ का ऐलान किया था, जिसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, यानी पहले के 34% की बजाय अमेरिका पर कुल 84% टैरिफ लगेगा। और चीन की इसी जवाबी कार्रवाई के बाद अब ट्रंप ने चीन पर 125% टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो 90 दिनों की रोक का ऐलान किया है, इसका मतलब ये है कि चीन को छोड़कर बाकी देशों पर इस 90 दिन के दौरान एक समान 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा। ये जानकारी व्हाइट हाउस की तरफ से दी गई। अमेरिकी वित्त मंत्री ने बताया कि कनाडा और मैक्सिको, जिन पर पहले कुछ सामानों पर 25% तक टैरिफ था, अब उन्हें भी 10% की बेसलाइन टैरिफ में शामिल किया गया। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि यूरोपीय संघ भी इस रियायत में शामिल है या नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 125% टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन ने भी सख्ती दिखाई है। एक अधिकारी ने कहा है कि चीन चुप नहीं बैठेगा। चीन की न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी के हवाले से कहा कि जब उसके लोगों के अधिकारों और हितों को चोट पहुंचाई जा रही हो, तो चीनी सरकार किसी भी तरह से चुप नहीं बैठेगी। चीन के एक सरकारी अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि वैश्विक एकजुटता व्यापार अत्याचार पर जीत दिला सकती है। इस लेख में जापान, दक्षिण कोरिया और दूसरी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ बीजिंग के सहयोग का उल्लेख किया गया है। और इसी बीच चीन के वाणिज्य मंत्री वांग वेटाओ ने यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविच और मलेशिया के व्यापार मंत्री जफरुल अजीज के साथ बातचीत की। अमेरिका के साथ बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच चीन ने अपने नागरिकों को अमेरिका की यात्रा के लिए आगाह किया है। चीन के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें मंत्रालय ने अपने नागरिकों को सावधानी से यात्रा करने और अमेरिका जाने से पहले जोखिमों का पूरी तरह से आकलन करने और सोच समझकर यात्रा करने का सुझाव दिया है। इसमें चीन अमेरिका आर्थिक और व्यापार संबंधों में गिरावट और संयुक्त राज्य अमेरिका की घरेलू सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया गया है। वहीं चीन के शिक्षा मंत्रालय ने भी एक अलग चेतावनी जारी की। इसमें छात्रों को अमेरिका में पढ़ाई का फैसला करने से पहले सुरक्षा जोखिम का आकलन करने के लिए कहा गया है। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। पटना में बुधवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हम तो देश भर में जनगणना कराने का प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री मोदी के पास गए थे। पीएम मोदी और पूरी बीजेपी जातिगत जनगणना के विरोध में है। इसी वजह से जनगणना नहीं हो रही है। कहीं न कहीं ये लोग समझते हैं कि जब देश की असली तस्वीर सामने आएगी तो इनकी राजनीति जो हिंदू मुस्लिम पर चलती है वो खत्म हो जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.